हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस साल क्लास 10th में हैं और आप भी इस साल का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने वाले हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको टिप्पणी लिखने के लिए बताऊंगा, जो कि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे 6 मार्क्स का पूछता है। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको दिखा दूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है टिप्पणी लिखने से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो उपभाग यानी सेक्शन जो बी रहता है यानी दूसरा जो रहता है उसमें फ्रेंड्स आपको रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी पोर्शन में फ्रेंड्स आपको एक साइड में देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसे संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संक्षारण और अवक्षेपण अभिक्रिया पर, इन सारे पे फ्रेंड्स आपको टिप्पणी लिखना रहता है। और आपको प्रत्येक टिप्पणी पे 2 नंबर मिलेगा और 3 टिप्पणियाँ रहेंगी। अगर आप उसको पूरा कर देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको टॉप 10 कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणी लेकर आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम के लिए पैटर्न से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स यह सारी टिप्पणियाँ किसी न किसी साल आती ही रहती हैं और फ्रेंड्स पक्का आपका 100% यहाँ से फंसेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले कुछ जो टिप्पणियाँ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, उसके कुछ आपको झलक दिखा दूँ। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग दहन अभिक्रिया देखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, क्रियात्मक समूह, संक्षारण, यशद लेपन, साबुनीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, भर्जन, निस्तापन और सजाती श्रेणी, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सब सारी हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग टिप्पणी को लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दहन अभिक्रिया पे कैसे टिप्पणी लिखी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बनिक यौगिकों के वायु की उपस्थिति में जलने की अभिक्रिया दहन कहलाती है। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक रहते हैं, जब उनको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वही प्रक्रिया फ्रेंड्स दहन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा काफ़ी मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। जब यह अभिक्रिया संपन्न होती है तो काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, उसी के साथ साथ ऊष्मा व प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराते हैं वायु की उपस्थिति में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स C2H5OH, इसको बोला जाता है एथिल एल्कोहल। जब इसको फ्रेंड्स वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का फ्रेंड्स हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, यानी कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन अणु के संकलन की क्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो फ्रेंड्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बद्ध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जब उनकी क्रिया हाइड्रोजन अणु के संकलन द्वारा कराई जाती है तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि फ्रेंड्स कार्बन और कार्बन के मध्य यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। जब इसका हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स CH3CH3, यानी कि इसको फ्रेंड्स एक प्रकार से C2H6 भी बोल सकते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया समझ में आया होगी। एक बार फिर से फ्रेंड्स आपको उदाहरण बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो CH3CH3, यानी कि जब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एथिलीन की अभिक्रिया कराते हैं, इसका नाम लिख देता हूँ मैं फ्रेंड्स, एथिलीन। जब हम लोग एथिलीन की अभिक्रिया फ्रेंड्स हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एथेन प्राप्त होता है। यह फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, या फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, C2H6 करके भी फ्रेंड्स लिख सकते हैं। इसको एथेन बोला जाता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम आगे। तो आगे फ्रेंड्स हम लोग का है क्रियात्मक समूह, यानी क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। इस पे भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिप्पणी लिखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जहाँ पे ROH कार्बनिक यौगिक है,
जिसमें R कार्बनिक श्रृंखला है तथा OH क्रियात्मक समूह है। यानी कि फ्रेंड्स वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला के साथ जोड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उन्हीं को क्रियात्मक समूह बोला जाता है। जो फ्रेंड्स यहाँ पे R और OH है, यहाँ पे जो फ्रेंड्स R है वह कार्बनिक श्रृंखला है, यानी कि इसके साथ कोई भी कार्बनिक यौगिक जुड़ सकता है। और ये जो OH है फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है अब संक्षारण पे टिप्पणी कैसे लिखें। तो नमी के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण ही संक्षारण कहलाता है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जब नमी के संपर्क में जब कोई धातु आता है, जब उसका क्षरण होता है तो वही फ्रेंड्स अभिक्रिया संक्षारण कहलाती है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स देखिए, लोहे पर जंग लगना, यानी कि फ्रेंड्स जो लोहा एक प्रकार का धातु है, जब फ्रेंड्स उस पर नमी के कारण जंग लगता है तो एक प्रकार से उसका क्षरण होता है। तो फ्रेंड्स एक प्रकार वो संक्षारण का उदाहरण हो गया। चांदी का बदरंग होना, तांबे तथा कांसे पर हरी परत का जमना आदि फ्रेंड्स संक्षारण के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यशद लेपन, यानी कि यशद लेपन क्या होता है। तो लोहे एवं इस्पात की बनी वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स लोहा या लोहे से बनी कोई भी वस्तु हो या इस्पात की से बनी कोई भी वस्तु हो, उस पर जस्ते की जो पतली परत चढ़ाई जाती है उसी को यशद लेपन कहा जाता है। यशद लेपन प्रक्रिया में लोहे की बनी वस्तु को द्रवित रूप के जस्ते में डुबोकर किया जाता है। यानी कि जो यशद लेपन की प्रक्रिया होती है, लोहे या लोहे की बनी कोई भी वस्तु हो उसको जस्ते की तरल अवस्था यानी कि तरल रूप में जस्ते को तरल रूप में करके उसमें डुबोया जाता है, वही प्रक्रिया फ्रेंड्स यशद लेपन कहलाती है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग साबुनीकरण अभिक्रिया, यानी कि साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो जब एस्टर क्षारीय जल अपघटन की क्रिया द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों की लवण तथा एल्कोहल उत्पन्न करते हैं तो इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि फ्रेंड जब एस्टर कोई भी एस्टर जब उसको क्षारीय के साथ जब उसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो फ्रेंड्स वह एक लवण तथा एल्कोहल उत्पन्न करता है, यही प्रक्रिया फ्रेंड्स साबुनीकरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे CH3COOCH3 यानी यहाँ पे फ्रेंड्स मेथिल एसीटेट है। इसकी अभिक्रिया फ्रेंड्स जब क्षारीय विलयन यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो CH3COONA यानी कि एसीटेट लवण और उसके साथ ही फ्रेंड CH3OH यानी कि इसको बोला जाए तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, और यही प्रक्रिया फ्रेंड साबुनीकरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन से संयोग की क्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसकी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन के साथ जब संयोग कराया जाता है तो वही अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल की जब पोटेशियम परमैंगनेट और उष्मा के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे फ्रेंड्स CH3COOH यानी कि यहाँ पे एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है नवजात शिशु के साथ संयोग करके। तो उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध यानी कि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसी को फ्रेंड्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स CH4C2H6, CH4 यानी कि मेथेन और C2H6 यानी कि C2H6 यानी फ्रेंड एथेन। अब कैसे फ्रेंड्स इनके बीच कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो फ्रेंड्स मैं इनकी संरचना बना दूं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एथेन का बनाता हूँ यानी कि C2H6 का। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं 2 कार्बन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन 2 हो गया। एक कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 संयोजकता इनके पास कर देता हूँ। उसके बाद हाइड्रोजन 6 है तो 3 हाइड्रोजन दोनों को देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच जो
आबंध बना है वो फ्रेंड्स सिंगल आबंध बना है, यानी कि एकल आबंध बना है। अगर फ्रेंड्स आपको संरचना नहीं बनाना आता और इनका नामकरण नहीं करने आता तो फ्रेंड्स मैंने इस पे एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर तो वहाँ से देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 कार्बन रहता है उसको एथ बोला जाता है, और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो फ्रेंड्स यहाँ पे एन हो जाएगा। तो जब दोनों को आपस में मिलाएंगे फ्रेंड्स तो एथेन बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको नामकरण नहीं करने आता है तो फ्रेंड्स मैंने इस पे वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप लोग जाकर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को फ्रेंड्स हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसको फ्रेंड्स मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे है C2H4, तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स कार्बन कितने 2 कार्बन है, तो मैंने 2 कार्बन दे दिया। अब फ्रेंड्स प्रत्येक कार्बन देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन मैंने दे दिया। प्रत्येक कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है, बट यहाँ फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 4 ही है, यानी कि 2 इसको दे सकते हैं, 2 इसको देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 2 हाइड्रोजन इन दोनों को देते हैं, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको मैंने दे दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिया। अब फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन की 3 ही संयोजकता पूरा हुई, जबकि हमको कार्बन की 4 संयोजकता पूरा करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब कार्बन कार्बन के बीच हम लोग एक और बॉन्ड लगा देंगे तो इस कार्बन के बीच 4 संयोजकता और इस कार्बन के बीच 4 संयोजकता पूरी हो जाएगी, और फ्रेंड्स यह एक द्विआबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स इसके नामकरण की बात करें तो जब फ्रेंड्स इसका नामकरण हम लोग करेंगे तो इसका नामकरण हो जाएगा एथिलीन। कैसे होगा फ्रेंड्स, देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। पहले फ्रेंड्स कार्बन कितने 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन रहता है तो फ्रेंड्स उसको एथ बोला जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा आबंध है। तो फ्रेंड्स जब कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे द्विआबंध है, यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच फ्रेंड्स द्विबद्ध है तो वहाँ पे हो जाता है इन, और जब इसका नामकरण करेंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा एथेन। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको ओपन करके देखते हैं C2H2 का नामकरण क्या होगा और इसकी संरचना क्या होगी। तो 2 कार्बन फ्रेंड्स 2 कार्बन मैं देता हूँ दोनों को, उसके बाद फ्रेंड्स एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको देता हूँ। तो एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। तो देखिए फ्रेंड्स जबकि कार्बन की 4 संयोजकता है तो 3 इसकी बची है, 3 इसकी भी बची है, तो इन दोनों के बीच फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और इसका नामकरण की बात करें तो फ्रेंड्स C2H2 है, इसका नाम हो जाएगा एथाइन हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है भर्जन, यानी कि भर्जन पर टिप्पणी कैसे लिखें। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गलनांक बिंदु से नीचे गर्म करते हैं तो सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब उसको उच्च तापमान पर गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है तो जो सल्फाइड होता है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यही प्रक्रिया फ्रेंड्स भर्जन कहलाती है। देखिए कैसे, यहाँ पर ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड हमने लिया फ्रेंड्स, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में फ्रेंड्स इसकी जब यानी ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में जब इसको फ्रेंड्स गर्म किया जाता है उच्च तापमान पर गलनांक बिंदु से नीचे तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं निस्तापन, यानी कि निस्तापन अभिक्रिया क्या होती है। तो कार्बोनेट अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गलनांक के नीचे गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो कार्बोनेट अयस्क होगा इसको फ्रेंड्स हवा की अनुपस्थिति यानी कि जहाँ पे हवा ना हो वहाँ पे इसकी अभिक्रिया कराएंगे उच्च तापमान से गलनांक से नीचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम लोग जिंक कार्बोनेट की फ्रेंड्स हवा की अनुपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो भी हम लोग को फ्रेंड्स जिंक ऑक्साइड ही प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और यही अभिक्रिया फ्रेंड्स निस्तापन कहलाती है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स सजातीय श्रेणी, यानी कि सजातीय श्रेणी क्या होता है। तो जब कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणु भार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जब कार्बनिक यौगिक का जो अणु सूत्र होता है और क्रियात्मक सूत्र होता है वह समान हो तथा इनके जो अणु भार कितने के अंतराल पर हो 14 के अंतराल पर हो, तो फ्रेंड्स जो एक क्रम बनकर एक श्रेणी जो बनकर तैयार होती है वही फ्रेंड्स सजातीय श्रेणी कहलाती है। कैसे फ्रेंड्स, तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ CH4 अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स इसे मेथेन बोला जाता है। अगर फ्रेंड्स
अब इसको कैसे हम लोग पता करें कि इसके अणु भार 14 के अंतर पे हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कार्बन, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कार्बन कितने, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो 1 इंटू फ्रेंड्स हम लोग 12 कर देते हैं और प्लस यहाँ पे फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन का अणु भार होता है वो फ्रेंड्स 1 होता है और हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो यहाँ पे कर दिया जाए 1 इंटू 4। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 12 एकम 12 और प्लस फ्रेंड 4 एकम 4, जो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी कि 12 4 16। उसी प्रकार फ्रेंड्स अब इसको C2H6 को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन कितने 2, तो इसका 2 इंटू 12 12, क्योंकि फ्रेंड्स इसका अणु भार होता है 12 कार्बन का, प्लस उसके बाद फ्रेंड्स 1 इंटू 6, यानी कि 1 अणु भार हो गया हाइड्रोजन का, कितने हैं 6 हैं। जब इसको फ्रेंड्स करेंगे तो 12 दूना के 24 और प्लस 6 एकम 6 बराबर, जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 24 6 30 हो जाएगा। फ्रेंड्स कहेंगे आप ये क्या बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको अंतर दिखा रहा हूँ कि अणु भार में 14 का अंतर कैसे आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स है 36 H और H8, तो इसको फ्रेंड्स जब इसका भी करेंगे तो यहाँ पे कार्बन 3 है, तो 3 इंटू 12 हो जाएगा और फ्रेंड्स प्लस 1 इंटू 8 हो जाएगा, तो 12 36 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद प्लस 8 एकम 8, जब इसको फ्रेंड्स आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग को 44 प्राप्त होगा, 36 8 44। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 16 है और 30 इसके बीच में फ्रेंड्स 14 का अंतर है, यहाँ से 30 और फ्रेंड्स 44 के बीच में भी 14 का अंतर है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 14 14 की जो अंतर आ रहे हैं तो एक प्रकार की श्रेणी दर्शा रहा है और यही श्रेणी फ्रेंड्स सजाती श्रेणी आपको कहलाएगी, और यही फ्रेंड्स एग्जाम्पल में आपको दे देना है। तो फ्रेंड्स आई होप जितने भी इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ लिखनी थी मैंने फ्रेंड्स सारी वो इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ आपको बता दी। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में भी अच्छी तरह से आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।